गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में सैम्पलिंग थ्योरम आपने देखा था। सो व्हाट इज सैम्पलिंग थ्योरम? द सैम्पलिंग रेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल फॉर सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ सिग्नल एट रिसीवर साइड। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि रिसीवर साइड सैंपल से सिग्नल की रिकवरी हो जाए, इसके लिए ट्रांसमीटर साइड अच्छे से सैम्पलिंग करनी होगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sampling in a good way? Its meaning is we have to sample at least with the rate twice of maximum frequency component of signal. So write down statement of sampling theorem. अभी स्टेटमेंट लिखना है सैम्पलिंग थ्योरम का। ओके ओके So write down statement of sampling theorem. Okay. A signal can be represented by its samples or recovered back from its samples if sampling frequency is greater than or equal to twice of maximum frequency component of signal. It means sampling rate should be greater than or equal to twice of maximum frequency component of signal. Okay. अच्छा, अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो सैम्पलिंग से रिलेटेड हैं, लाइक नेक्विस्ट रेट, नेक्विस्ट इंटरवल। तो ये टर्म्स हैं क्या, एक बार देखते हैं। सो राइट डाउन नेक्विस्ट रेट, ओके, नेक्विस्ट रेट। ओके, so what is Nyquist rate? It is the minimum sampling rate. It is the minimum sampling rate for successful recovery of सिग्नल। तो रिसीवर साइड सिग्नल के सक्सेसफुल रिकवरी के लिए ट्रांसमीटर साइड जिस मिनिमम सैम्पलिंग रेट से आप सैंपल करेंगे उसी को क्या कहते हैं? नेक्विस्ट रेट। सो एफ नेक्विस्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम और ओमेगा नेक्विस्ट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। ठीक है। मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोग अवेलेबल हैं कि नहीं। एक काम कीजिए, थोड़ा चैट बॉक्स पर रिप्लाई करें, आप लोग कुछ भी लिखें। ठीक है, गुड आफ्टरनून, थोड़ा चैट बॉक्स पे आप लोग रिप्लाई करें, क्योंकि ना तो मुझे किसी का चैट दिख रहा है, नहीं किसी का प्रेजेंस दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में तीर चला रहा हूँ, मतलब कोई है भी नहीं और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कन्फर्मेशन चाहिए कि आप लोग क्लास में अवेलेबल हैं कि नहीं।
ठीक है. So please reply in the chat box if you are available. ओके चलो, बहुत सारे बच्चे हैं लाइक दीक्षा, अनीता, शाम्वी, आदित्य, सागर, भक्ति, विश्वा. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. ओके चलिए, आप सब लोग हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखना. नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्विस्ट इंटरवल. सो राइट डाउन नेक्विस्ट इंटरवल. ओके. सो व्हाट इज़ नेक्विस्ट इंटरवल? एग्जैक्टली उल्टा चलना है. नेक्विस्ट रेट इज़ द मिनिमम सैम्पलिंग रेट. सो नेक्विस्ट इंटरवल विल बी द मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल, क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट. तो अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो टाइम पीरियड क्या होगा? मैक्सिमम. सो राइट डाउन इट इज़ द मैक्सिमम. इट इज़ द मैक्सिमम सैम्पलिंग interval. It is the maximum sampling interval for successful recovery of signal. तो सिग्नल के सक्सेसफुल रिकवरी के लिए जिस मैक्सिमम सैम्पलिंग इंटरवल से आप सैंपल करेंगे वही नेक्विस्ट इंटरवल है. It means T nequist will be equal to 1 upon F nequist. नेक्विस्ट इंटरवल कैसे मिलेगा? 1 upon नेक्विस्ट रेट से. नाउ व्हाट इज नेक्विस्ट रेट? ट्वाइस ऑफ FM. तो इस फॉर्म में लिखते. अच्छा, अखोली बेटा, राम राम आपको भी. ठीक है. अखोली ने लिखा है राम राम गुरुजी. तो मुझे भी कभी कभी इस तरह का आफ्टरनून विश बड़ा अच्छा लगता है. तो राम राम अखोली बेटा आपको भी, और बाकी सारे बच्चों को राम राम. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी नेक्विस्ट इंटरवल के बाद अब क्या करते हैं? नेक्स्ट हम लिखेंगे ओवर सैम्पलिंग से रिलेटेड. सो राइट डाउन ओवर सैम्पलिंग. So what is oversampling? If sampling rate is greater than the Nyquist rate, then it will be a case of oversampling. और oversampling प्रैक्टिकली हर जगह होता है. ठीक है, क्योंकि oversampling में सैम्पलिंग थ्योरम फॉलो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जनरली oversampling ही करते हैं. और मैंने आपको मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल भी दिया था कि मोबाइल कम्युनिकेशन में वॉइस सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है और वॉइस की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है 3.4 किलोहर्ट्ज़. डबल करो तो कितना आया? 6.8 किलोहर्ट्ज़. तो सैम्पलिंग थ्योरम कहता है एटलीस्ट 6.8 किलोहर्ट्ज़ से सैम्पल करना चाहिए. बट मोबाइल में प्रैक्टिकली सैम्पलिंग कितने रेट से होती है? 8 किलोहर्ट्ज़ के रेट से. एंड सैम्पलिंग रेट 8 किलोहर्ट्ज़ इज़ ग्रेटर दैन द नेक्विस्ट रेट 6.8 किलोहर्ट्ज़. तो मोबाइल में प्रैक्टिकली ओवर सैम्पलिंग ही तो करते हैं. सो राइट डाउन सैम्पलिंग रेट will be greater than Nyquist rate, or sampling rate is greater than twice of FM, then it will be a case of oversampling, and it is a practical case. प्रैक्टिकल केस यही है क्योंकि इसमें सैम्पलिंग थ्योरम फॉलो हो रहा है. Now what about undersampling? ठीक है, अंडर सैम्पलिंग में क्या होगा? इन केस ऑफ अंडर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग रेट इज़ लेस देन नेक्विस्ट रेट और सैम्पलिंग रेट इज़ लेस देन ट्वाइस ऑफ FM. Then it will be a case of undersampling, and practically undersampling is not allowed.
क्योंकि अंडर सैम्पलिंग से कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो हम लोग थोड़ी देर में एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल केस नहीं है। सो राइट डाउन, इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल केस, it is not practically used, it is not practically used। तो प्रैक्टिकली अंडर सैम्पलिंग को नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सैम्पलिंग थ्योरम फॉलो ही नहीं होता, और अगर सैम्पलिंग थ्योरम फॉलो नहीं होगा तो सैम्पलिंग करने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अब एक क्वेश्चन लिखना, एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल इज लाइक दिस, सपोज देयर इज ए सिग्नल m of t। फॉर m of t Fourier transform is like this। so m of f with respect to f, और f मैं लिख रहा हूँ किलो हर्ट्ज में, so frequency is in kilohertz and spectrum is like this, -2 to 2, and peak amplitude is how much, 1। okay, तो peak amplitude कितना है, 1 है। अच्छा, and what about sampling rate? suppose sampling rate is 3 kilohertz। okay, अब आपने चेक करना स्टार्ट किया। अब हमें असल में देखना है कि अभी ये जो अंडर सैम्पलिंग का केस है, इसमें रिसीवर साइड लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या मिलेगा। क्या लो पास फिल्टर का आउटपुट ये स्टैंडर्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये अभी चेक। सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 किलोहर्ट्ज, तो 2 FM कितना होगा, मतलब नेक्विस्ट रेट कितना होगा, 4 किलोहर्ट्ज, एंड सैम्पलिंग रेट इज़ लेस देन 4 किलोहर्ट्ज। और अगर सैम्पलिंग रेट लेस देन नेक्विस्ट रेट होगा तो ये कौन सा केस है, अंडर सैम्पलिंग का। सो इट इज़ ए केस ऑफ अंडर सैम्पलिंग। और अंडर सैम्पलिंग के केस में रिसीव्ड सिग्नल कैसा होता है, डिस्टॉर्टेड। एक बार देखते हैं कि रिसीव्ड सिग्नल कैसा मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने हैं। ओके, तो अभी क्या करोगे, कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। तो कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। यहाँ जितने भी पैरेलल लाइंस हैं ये सब के सब 1 किलोहर्ट्ज के सेपरेशन पर हैं। So parallel lines are separated by frequency interval of 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो जितने भी पैरेलल लाइंस हैं ये सब के सब 1 किलोहर्ट्ज के सेपरेशन पर मैंने ड्रॉ किए हैं। अब कुछ वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर रहे हैं। सो फर्स्ट वेव फॉर्म इज सैम्पल्ड सिग्नल विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। सैम्पल्ड सिग्नल S of f with respect to f। ठीक है, सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद सेकेंड वेव फॉर्म। ओके, सेकेंड वेव फॉर्म थोड़ा स्पेस दे करके ड्रॉ करता हूँ। सेकेंड वेव फॉर्म, ठीक है, सेकेंड वेव फॉर्म फिर से सैम्पल सिग्नल वेव फॉर्म ही होगा, बट इस बार स्पेक्ट्रम में ओवरलैप्ड रीजन्स को ऐड करके ड्रॉ करना है। अंडर सैम्पलिंग का केस है तो क्या दिखेगा, ओवरलैपिंग में स्पेक्ट्रम का एम्पलीट्यूड ऐड करके नया स्पेक्ट्रम फिर से ड्रॉ करना है। ओके, फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर वैल्यूज़ लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। ठीक है, S of f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैम्पल्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम। सैम्पल्ड सिग्नल
स्पेक्ट्रम। ओके, अब फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर एक नोटेशन भी लिखेंगे। सैम्पलिंग रेट कितना है? सैम्पलिंग रेट इज़ 3 किलोहर्ट्ज। इट मीन्स on the frequency axis 3 is representing sampling rate fs, so 6 will be equal to 2fs, minus 3 will be equal to minus fs, and minus 6 will be equal to minus 2fs. ओके, सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने का रूल मैंने लास्ट क्लास में बताया था। वो रूल क्या है आपको याद होगा। आपने ट्रायंगल्स को क्या किया था? शिफ्ट किया था। तो सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है यहाँ हमने ड्रॉ करके रखा है। तो सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है इसको सैम्पलिंग रेट से क्या करना है? रिपीट। और पीक एम्पलीट्यूड को टीएस से क्या करना है? डिवाइड। इसी तरह तो ड्रॉ करना है। तो ये जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो इस स्पेक्ट्रम को सैम्पलिंग रेट 3 किलोहर्ट्ज से क्या करना है? रिपीट। सैम्पलिंग रेट कितना है? 3, तो इसको 3 किलोहर्ट्ज के रेट से क्या करो? रिपीट। और पीक एम्पलीट्यूड को कितने से डिवाइड करना है? टीएस से। बाय द वे हमें पीक एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है क्योंकि ओवरऑल लो पास फिल्टर का आउटपुट डिस्टॉर्टेड आने वाला है। ठीक है, तो क्या करूँगा? ड्रॉ करूँगा। सिग्नल का स्पेक्ट्रम -2 से 2 तक है, तो पहले तो -2 से 2 तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद इसी को सैम्पलिंग रेट 3 किलोहर्ट्ज से क्या करना है? रिपीट। अब 3 किलोहर्ट्ज से रिपीट करने का मतलब क्या है? अब जितने भी ट्रायंगल्स मिलेंगे वो एफएस के इंटीजर मल्टीपल्स पर सेंटर्ड होंगे। मतलब नेक्स्ट ट्रायंगल किधर सेंटर्ड होगा? 3 किलोहर्ट्ज पर, क्योंकि एफएस की वैल्यू कितनी है? 3 किलोहर्ट्ज। तो नेक्स्ट ट्रायंगल सेंटर्ड होगा 3 किलोहर्ट्ज पर। और सेंटर से कितना फ्रीक्वेंसी डेविएशन है? +-2 का। तो 3 किलोहर्ट्ज से +-2 का डेविएशन, तो कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 तक। इसके बाद नेक्स्ट एंगल किधर सेंटर्ड होगा? 2fs पर। 2fs का मतलब कितना? 6। 6 से +-2 का डेविएशन, तो 4 से कहाँ तक? 8 किलोहर्ट्ज तक। सिमिलरली LHS में भी ड्रॉ करना है। LHS में नेक्स्ट एंगल कहाँ सेंटर्ड होगा? -fs पर, मतलब -3 किलोहर्ट्ज पर। अब -3 से +-2 का डेविएशन, मतलब -5 से कहाँ तक? -1 तक। नेक्स्ट एंगल कहाँ सेंटर्ड होगा? -2fs पर। -2fs का मतलब -6 किलोहर्ट्ज। -6 से +-2 का डेविएशन, मतलब -4 से कहाँ तक? -8 तक, एंड सो ऑन। और जो भी पीक एम्पलीट्यूड है उसको कितने से डिवाइड कर दूंगा? टीएस से। तो यहाँ जो पीक एम्पलीट्यूड 1 है उसको मैंने कितने से डिवाइड कर दिया? टीएस से। ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अब हमें करना क्या है? हमें यही वेव फॉर्म एक बार फिर से ड्रॉ करना है, लेकिन जो फिर से ड्रॉ करेंगे उसमें क्या करेंगे? जिन रीजन्स में ओवरलैपिंग है उन रीजन्स में वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड ऐड करके ड्रॉ करना है। अब आपने चेक करना स्टार्ट किया कि किन रीजन्स में ओवरलैपिंग है। सो इन द इंटरवल 1 to 2 देयर इज़ ओवरलैपिंग। अब अगर इधर देखो तो एक रेड कलर का ट्रायंगल है, इसे मैंने ड्रॉ कर दिया। जो दूसरा ट्रायंगल है वो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल है ग्रीन कलर का, तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड। इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? रेक्टेंगल। तो सेम हाइट और सेम बेस विड्थ के दो ट्रायंगल्स हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब क्या? कांस्टेंट। तो जिन रीजन्स में ओवरलैपिंग है उन रीजन्स में स्पेक्ट्रम का एम्पलीट्यूड ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है? कांस्टेंट। तो मैं रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम ड्रॉ करता हूँ। करूँ ड्रॉ? Between -1 to 1 there is no overlapping, so spectrum will be triangular. Between 1 to 2 overlapping, so spectrum will be constant. 2 to 4 में कोई overlapping नहीं, तो इधर अगर triangular है तो इधर भी क्या ड्रॉ करता? triangular. 4 to 5 में overlapping, तो क्या ड्रॉ करूँगा? constant. मतलब यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है। constant triangle, कांस्टेंट ट्रायंगल एंड सो ऑन। तो हमने सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लिया है। ठीक है,
अब ड्रॉ करने के बाद इसको रिसीवर साइड किस टाइप के फ़िल्टर से पास करना है, लो पास फ़िल्टर से पास करना है, ठीक है। अब इसे पास करना है लो पास फ़िल्टर से, ओके। तो अब मुझे लो पास फ़िल्टर इधर ड्रॉ करना है, तो लो पास फ़िल्टर मैं यहाँ पर रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस रेक्टेंगुलर विंडो इज़ रिप्रेजेंटिंग लो पास फ़िल्टर। ये जो रेक्टेंगुलर विंडो दिख रहा है आपको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लो पास फ़िल्टर, ओके। ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ लो पास फ़िल्टर। एक काम करता हूँ, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, ओके। तो इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरह, एच ऑफ एफ ऑफ लो पास फ़िल्टर, ओके। तो ये जो रेड कलर का विंडो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसफ़र फंक्शन। अच्छा, लो पास फ़िल्टर का कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना यूज़ करें? आपको जब मालूम ही है कि सिग्नल 2 किलोहर्ट्ज़ तक ही अवेलेबल है, तो 2 किलोहर्ट्ज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का लो पास फ़िल्टर। पॉइंट तो सिंपल है ना, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। यहाँ तो हमें सिग्नल मालूम है ना, सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज़। तो 2 किलोहर्ट्ज़ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या यूज़ करेंगे? लो पास फ़िल्टर। तो मैंने यहाँ पर 2 किलोहर्ट्ज़ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या यूज़ किया? लो पास फ़िल्टर। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है? 2। इधर कितना है? -2। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू कितना है? 2 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। बाय द वे, आप लो पास फ़िल्टर का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इंक्रीज़ कर लो या फिर डिक्रीज़ कर लो, फिर भी रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम ट्रायंगुलर नहीं आने वाला है। सिग्नल का स्पेक्ट्रम कैसा है? ट्रायंगुलर। तो लो पास फ़िल्टर का आउटपुट भी कैसा मिलना चाहिए? ट्रायंगुलर। मैंने यहीं पर बोला कि वैसे तो 2 किलोहर्ट्ज़ का लो पास फ़िल्टर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज़। तो सिग्नल के रिकवरी के लिए इसी के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर वाला लो पास फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो जब हमें मालूम है कि 2 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो रिसीवर साइड जो फ़िल्टर यूज़ करेंगे वो तो 2 किलोहर्ट्ज़ का ही यूज़ करेंगे ना। बट इसमें भी अगर मान लो 2 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फ़िल्टर यूज़ करोगे तो क्या रिसीवर का आउटपुट, मतलब फ़िल्टर का आउटपुट ट्रायंगुलर मिलेगा क्या? नहीं। क्या 2 किलोहर्ट्ज़ से कम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फ़िल्टर यूज़ करोगे तो ट्रायंगल कभी भी आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब हमें ड्रॉ करना है आउटपुट ऑफ लो पास फ़िल्टर। So last waveform, output of low pass filter with respect to frequency। ड्रॉ करूँ मैं तो फिल्टर के आउटपुट में क्या ड्रॉ करूँगा? यहाँ ये जो पास बैंड रीजन है, इस पास बैंड रीजन में जो भी दिख रहा है वो फिल्टर का आउटपुट है। इस पास बैंड रीजन के बाहर जो भी है वो फिल्टर से ब्लॉक होगा। तो फिल्टर का आउटपुट में क्या ड्रॉ करता? जो पास बैंड रीजन के इनसाइड है। तो पास बैंड रीजन के इनसाइड कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है वही मैंने इधर ड्रॉ किया है, -2 से 2 किलोहर्ट्ज़ में। अभी आप देख लो, जो लो पास फिल्टर का आउटपुट मिला, क्या वो सिग्नल के स्पेक्ट्रम एम ऑफ एफ से मैच हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एम ऑफ एफ किस शेप का था? परफेक्टली ट्रायंगुलर। बट यहाँ पर एम ऑफ एफ मिला क्या? नहीं। तो टाइम डोमेन में सिग्नल रिसीव हुआ क्या? नहीं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म तो यूनिक होता है ना, अगर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया तो टाइम डोमेन में सिग्नल भी मिला, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। रिसीवर का आउटपुट सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल नहीं, तो रिसीवर का आउटपुट सिग्नल के इक्वल नहीं। मतलब रिसीवर आउटपुट में एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल आया जो कि ओरिजिनल सिग्नल एम ऑफ टी नहीं है। तो आपने रिजल्ट में क्या लिखा? कुछ इस तरह, आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर is distorted. Output of low pass filter is distorted due to undersampling. पॉइंट क्लियर है? तो इसलिए अंडर सैम्पलिंग को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अंडर सैम्पलिंग को करने से सैम्पलिंग का पर्पस डिफीट हो जाता है। सैम्पलिंग का पर्पस ये तो है ही कि कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट टाइम कन्वर्जन करना है, बट एक पर्पस और भी है ना कि रिसीवर साइड सैंपल से किसको रिकवर कर ले? सिग्नल को रिकवर कर ले। ओके
तो पहले मैंने सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया? ये जो सिग्नल का स्पेक्ट्रम है इसी को सैम्पलिंग रेट fs से क्या करना था, रिपीट। तो इसी स्पेक्ट्रम को 3 किलोहर्ट्ज़ के रेट से क्या करो, रिपीट। तो मैंने 3 किलोहर्ट्ज़ के रेट से रिपीट कर दिया। अच्छा, अब रिपीट करने के बाद जिन रीजन्स में ओवरलैपिंग है उन रीजन्स में स्पेक्ट्रम का एम्पलीट्यूड ऐड करके ड्रॉ करना था, तो हमने ऐड करके ड्रॉ किया। अब जो सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम आया इसको किससे पास करना था, लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी, ये तो सिग्नल से डिसाइडेड है कि सिग्नल में मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ है, तो फिल्टर भी यूज़ करूँगा 2 किलोहर्ट्ज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का। तो मैंने 2 किलोहर्ट्ज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का लो पास फिल्टर यूज़ कर लिया। क्या लो पास फिल्टर का आउटपुट सिग्नल के स्पेक्ट्रम m(f) से मैच हुआ? नहीं। इसका मतलब क्या, टाइम डोमेन में सिग्नल रिसीव हुआ? नहीं रिसीव हुआ। मतलब आउटपुट कैसा मिला, डिस्टॉर्टेड। रीज़न क्या था, रीज़न इज़ दी अंडर सैम्पलिंग। ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, ये गेट का PYQ ही है, ठीक है। तो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कभी आया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फॉर सिग्नल m(t) स्पेक्ट्रम ऑफ सिग्नल इज लाइक दिस, m(f) with respect to f, frequency is in kilohertz, spectrum of signal is triangular in the range -1 to 1 kilohertz, peak amplitude of triangle is 1. Okay. Sampling interval is 1 millisecond. Sampling interval is 1 millisecond. Okay. And what we have to do, we have to draw the waveform of sampled signal spectrum. Sampled signal spectrum. तो हमें इस क्वेश्चन में लो पास फिल्टर का आउटपुट ड्रॉ नहीं करना है, हमें इस फिल्टर में क्या करना है, सैम्पल्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। मतलब ओवरलैपिंग के बाद ये वाला जो स्टेज आया तो ओवरऑल जो सैम्पल्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम आएगा ओवरलैप रीजन्स में एम्पलीट्यूड को ऐड करने के बाद वो ड्रॉ करना है। बाकी 4 ऑप्शंस भी थे। ओके, इसमें 4 ऑप्शंस भी थे। चलो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शंस भी ड्रॉ कर देता हूँ कि किस टाइप के ऑप्शंस थे। ओके, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट। यहाँ मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ किसके अगेंस्ट है, फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट है। अरे यार हटो ना। ओके, वेव फॉर्म कुछ ऐसा है, एक तो इस टाइप का पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेव है, दूसरा कुछ इस टाइप का पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेव है। ओके ओके, इधर क्या है, ट्रायंगल कांस्टेंट, ट्रायंगल कांस्टेंट, ट्रायंगल कांस्टेंट एंड सो ऑन, कांस्टेंट ट्रायंगल एंड सो ऑन, कुछ ऐसा है। तीसरे में रिज़ल्ट है कांस्टेंट और
चौथे में रिजल्ट है ट्रायंगल 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 एंड सो ऑन, ट्रायंगल ट्रायंगल एंड सो ऑन। आपको रिप्लाई करना है चैट बॉक्स में कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आंसर है। इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी। आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी। क्यों आएगा देखते हैं। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच? 1 किलोहर्ट्ज। इधर देख लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 किलोहर्ट्ज। नाउ सैम्पलिंग रेट fs इज गिवन बाय 1/ts, सो 1/1 मिलीसेकेंड मतलब 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 3 हर्ट्ज मतलब 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और इसको 1 किलो हर्ट्ज के रेट से ही सैम्पल करना है। अगर चेक करें तो ट्वाइस ऑफ FM से लेस है सैम्पलिंग रेट, मतलब ये फिर से कौन सा केस है? अंडर सैम्पलिंग का। तो फिर से कौन सा केस है? अंडर सैम्पलिंग का। ओके, तो वेव फॉर्म्स एक दूसरे से क्या होंगे? ओवरलैप्ड। तो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। तो कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब वेव फॉर्म आपने ड्रॉ करना स्टार्ट किया। सैम्पल्ड सिग्नल, देन सैम्पल्ड सिग्नल once again. Okay, first waveform is S of f with respect to f, second waveform is again S of f with respect to f, and frequency is in kilohertz. यहाँ फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर जितने भी पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं ये सब के सब 1 किलो हर्ट्ज के सेपरेशन पर है। तो मैं क्या लिखता? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, तो सैम्पलिंग रेट कितना है? सैम्पलिंग रेट कितना है? 1 किलो हर्ट्ज। इट मीन्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एक्सिस 1 विल बी इक्वल टू fs, 2 विल बी इक्वल टू 2fs, 3 विल बी इक्वल टू 3fs एंड सो ऑन। -1 किसके इक्वल होगा? -fs के। -2 विल बी इक्वल टू -2fs। अब हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का रूल आपको मालूम है, सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है, सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है यहाँ पर है, इसको सैम्पलिंग रेट 1 किलोहर्ट्ज से क्या करना है? रिपीट करना है, ठीक है। -1 से 1 का फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। ओके, तो पहले सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करो -1 से 1 रेंज में। अब इसके बाद fs पर सेंटर्ड होगा, और अगर fs मतलब 1 किलो हर्ट्ज पर सेंटर्ड होगा तो 0 से 2 तक। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम कहाँ सेंटर्ड होगा? 2fs पर। 2fs कितना? 2 किलो हर्ट्ज। तो 1 से कहाँ तक एक्सटेंड होगा? 3 तक। LHS में आ जाओ। LHS में किधर सेंटर्ड होगा? -fs पर। -fs कितना? -1। सेंटर से ±1 का डेविएशन, तो -2 से 0 तक। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम कहाँ सेंटर्ड होगा? -2fs पर। -2fs कितना है? -2। अब -2 से ±1 का डेविएशन, तो -1 से कहाँ तक? -3 तक एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या करना है? हर एक रीजन में ओवरलैपिंग है,
और हर एक रीजन में अपोजिट डायरेक्शन वाले दो इक्वल बेस विड्थ और इक्वल हाइट के ट्रायंगल ऐड होंगे, तो हर एक रीजन में ऐड होकर के क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? DC। आप किसी भी एक रीजन में देख लो, इधर भी ट्रायंगल है, इधर भी ट्रायंगल है, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट। तो हर एक रीजन में क्या मिलेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम कैसा आएगा? DC। इसलिए मैंने लिखा सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम किस नेचर का होगा? DC नेचर का। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? ऑप्शन C। ओके। ठीक है। चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्विस्ट रेट कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्विस्ट रेट कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। नेक्विस्ट रेट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, कैलकुलेट नेक्विस्ट रेट, कैलकुलेट नेक्विस्ट रेट इन रेडियन पर सेकेंड। अरे ओके। सो क्वेश्चन 1, सिग्नल m of t is equal to cos 2 pi t plus cos 7 pi t plus 30 डिग्री, कुछ ऐसा है। अच्छा, नेक्विस्ट रेट कैलकुलेशन का मेथड बहुत ही सिंपल है। आपके सामने जो भी सिग्नल है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो, फिर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा उसको डबल कर लेना, क्या मिलेगा? नेक्विस्ट रेट। और इन केस जब आपके सामने टाइम डोमेन में सिग्नल गिवन है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, तो फिर क्या कैलकुलेट करना? फूरियर ट्रांसफॉर्म। फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म में जा करके देख लेना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, फिर जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा उसको क्या करोगे? डबल। तो क्या मिलेगा? नेक्विस्ट रेट। ओके। अभी यहाँ तो देख करके पता चल रहा है फर्स्ट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी? 2 पाई। सेकेंड की फ्रीक्वेंसी कितनी? 7 पाई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 7 पाई। तो आपने लिखा ओमेगा एम इज इक्वल टू 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। नेक्विस्ट रेट लिखना है, तो नेक्विस्ट रेट में क्या लिखता? 2 ओमेगा एम। तो आंसर क्या लिखता? 14 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सिग्नल एम टी इज इक्वल टू, सिग्नल एम टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3 पाई टी, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया है, कॉस स्क्वायर 3 पाई टी। ठीक है। अब आपके सामने सिग्नल कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। ओके। और चलो अभी तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर सिग्नल को स्क्वायर करोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सिग्नल को क्यूब करोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख दो, तो ऐसे भी फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है जब आप कॉस 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ एक रिज़ल्ट लिख देता हूँ, यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखता चलूँगा मैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखता चलूँगा। फर्स्ट पॉइंट,
suppose yt is equal to xt whole power n, okay, where n is greater than equal to 1 and n is an integer. n क्या है? integer. Then maximum frequency of signal yt will be equal to n times maximum frequency of signal x. तो अगर आप एक्स टी पर nth पावर अप्लाई करेंगे तो x के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को n से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं वही लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ। मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई टी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3 पाई। मैंने इस पर क्या परफॉर्म किया? स्क्वायर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 टाइम्स। तो न्यू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना? 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है नेक्विस्ट रेट, कैसे मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम से। तो आंसर कितना आएगा? 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अंशिका बेटा, योर आंसर्स आर करेक्ट। आपने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों का आंसर करेक्ट लिखा है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, सिग्नल mt is equal to सैम्पलिंग ऑफ 4 पाई टी। मैंने बिल्कुल सिंपल फंक्शन लिखा है, सैम्पलिंग ऑफ 4 पाई टी, ओके। अभी ये कंफर्म करने के लिए कि सैम्पलिंग 4 पाई टी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 पाई ही होता है, ये हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करते हैं। अगर आपको याद हो तो ए नॉट सैम्पलिंग के टी का आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ किया था। फॉर ए नॉट सैम्पलिंग के टी फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ए रेक्टेंगुलर पल्स। फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ए रेक्टेंगुलर पल्स with extension minus k to k and amplitude a naught pi by k। यही तो रिजल्ट है ना। अभी अगर कंपेयर करो तो k की वैल्यू कितनी है? 4 पाई। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट कितना आया? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर मैंने जानबूझ करके ड्रॉ किया था सो दैट कि मैं कंफर्म कर सकूँ कि ए नॉट सैम्पलिंग के टी में k ही क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। और यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 पाई। अब नेक्स्ट टाइम से सैम्पलिंग फंक्शन आएगा तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ नहीं करूँगा, क्योंकि हमें मालूम है ए नॉट सैम्पलिंग के टी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट क्या होता है? के, ठीक है। अब आपने चेक किया तो ओमेगा एम की वैल्यू कितनी है? के, और के कितना है? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। हमें क्या लिखना है? नेक्विस्ट रेट। कैसे मिलेगा? ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम से। तो आंसर क्या लिखता? 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सिग्नल m ऑफ t इज इक्वल टू सैम्पलिंग क्यूब 4 पाई t इंटू सैम्पलिंग इंटू, ऐसा करता हूँ, इसमें लिखता हूँ सिंक पावर 4 2t, ठीक है। अभी कैलकुलेट करना है नेक्विस्ट रेट फॉर दी सिग्नल। यहाँ सैम्पलिंग का क्यूब है और इधर सिंक का पावर 4 है, ओके। सिंक फंक्शन आपको याद होगा, मैंने एक्सप्लेन किया भी था। अब आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताना है कि नेक्विस्ट रेट, अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें कितना आएगा।
ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चों ने 24 पाई लिखा है, कुछ ने 56 पाई, कुछ ने 40 पाई। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सिंक को सैम्पलिंग में कन्वर्ट करो। एक रिलेशनशिप लिख रहा हूँ, सिंक ऑफ के इज इक्वल टू सैम्पलिंग ऑफ के पाई। तो सिंक को सैम्पलिंग में कन्वर्ट करना है तो सिंक के अंदर जो भी लिखा गया है उसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आपने कन्वर्ट करके पहले एम ऑफ टी को कुछ इस तरह लिखा, सैम्पलिंग क्यूब 4 पाई टी इंटू सैम्पलिंग पावर 4 2 पाई टी। अभी हमने सिंक को किस में कन्वर्ट किया, सैम्पलिंग में। नाउ लेट अस राइट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 4 पाई, मतलब 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। फॉर सेकेंड टर्म मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 4 इंटू 2 पाई, मतलब कितना, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, एक और इम्पॉर्टेंट नोट लिखो। इम्पॉर्टेंट नोट कुछ इस फॉर्म में है, सपोज सिग्नल वाई टी इज इक्वल टू x1 t इंटू x2 t। फॉर x1 t सपोज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा m1 and for x2 t maximum frequency is omega m2, then for yt maximum frequency will be omega m1 plus omega m2। तो सिग्नल मल्टीप्लाई होंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, ऐड। यहाँ सिग्नल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लिखना है, तो दोनों के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करूँगा, ऐड। तो 12 पाई प्लस 8 पाई कितना लिखता, 20 पाई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्विस्ट रेट। कैसे मिलेगा, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम। तो 2 इंटू 20 पाई, आंसर क्या लिखता, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो जिन लोगों ने 40 पाई लिखा है उनका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल एम ऑफ टी इज इक्वल टू m1t कन्वोल्यूशन विथ m2t। फॉर सिग्नल m1t maximum frequency is 2 radian per second. For signal m2t suppose maximum frequency is 5 लिख देता हूँ, 5 radian per second. Then determine Nyquist rate for the signal mt। तो सिग्नल mt के लिए क्या कैलकुलेट करना है, Nyquist रेट। अभी कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आएगा।
चलो देखते हैं। बहुत डिफरेंट टाइप के आंसर आया है, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। देखो, जब कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करना है। mt इज इक्वल टू m1t कन्वोल्यूशन विथ m2। तो अभी क्या अप्लाई करो, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप क्या लिखते, m1 ओमेगा इंटू m2 ओमेगा। तो इन दोनों के फोरियर को क्या करो, मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है। m1 ओमेगा देन m2 ओमेगा देन m1 इंटू m2 with respect to omega. So first waveform is m1 omega, second is m2 omega, and third waveform is m of omega. Okay. For m1t what is the maximum frequency, 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब -2 से 2 रेडियन पर सेकेंड रेंज का किसी भी शेप का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लो। तो m1 ओमेगा में क्या ड्रॉ करो, -2 से 2 वाले रेंज का किसी भी शेप का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लो। ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल होगा, आप किसी भी शेप का ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेकंड सिग्नल का कितना है, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो अभी मैं ड्रॉ करूँगा -5 to 5 रेडियन पर सेकेंड रेंज का स्पेक्ट्रम। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन किस फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलेगा, -2 से 2 वाले रेंज में मिलेगा। तो हमने m ऑफ ओमेगा ड्रॉ कर लिया है। अभी m ऑफ ओमेगा में आप चेक कर लो, m ऑफ ओमेगा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, 2। तो आपने वेव फॉर्म ड्रॉ करके पहले कंफर्म किया, तो कंफर्मेशन से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना आया, 2 रेडियन पर सेकेंड। हमें क्या लिखना है, नेक्विस्ट रेट। फार्मूला क्या यूज़ करता, ट्वाइस ऑफ ओमेगा m। तो आंसर क्या लिखता, 4 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 4 रेडियन पर सेकेंड लिखा है उनका आंसर करेक्ट है। चलो, अब ये सब तो आपने देख लिया है। अब इनसे थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग लिखते हैं। सपोज देयर इज़ ए साइनोसॉइडल सिग्नल एंड वी हैव टू सैम्पल द साइनोसाइड। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि आपके सामने कोई साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन होगा, कुछ साइन ओमेगा नॉट टी या कॉस ओमेगा नॉट टी के टर्म्स में होगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन होगी, और क्या गिवन होगा, सैम्पलिंग रेट गिवन होगा। साइनोसाइड को सैम्पल करोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे, और अब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे उसे किसी फ़िल्टर से पास करना होगा। ऐसा क्वेश्चन में रहता है कि साइनोसाइड गिवन होगा, सैम्पलिंग रेट गिवन होगा, प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को किससे पास करना होगा, फ़िल्टर से। फ़िल्टर के लिए क्या गिवन होगा, पास बैंड रेंज गिवन होगा, मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, और बताना होगा कि फ़िल्टर आउटपुट में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आए। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स वापस से लिखो। सो राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स related to sampling, some important points related to sampling, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सपोज सिग्नल m of t is equal to cos 2 pi f naught t। ओके, cos 2 pi f naught t इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म वेरिएबल f के अगेंस्ट मुझे ड्रॉ करना है। तो cos के फ्रीक्वेंसी डोमेन में कितने इम्पल्सेस ड्रॉ करूँगा, 2। लोकेशंस आर -f0 एंड +f0। एंड व्हाट अबाउट वेट, वेट कितना लिखूँगा, 1/2। ओके, ओमेगा डोमेन में ड्रॉ करते हो तो वेट पाई लिखते हो, लोकेशन लिखते हो -ω0 एंड +ω0, और f डोमेन में लिखते हो तो आपको ω to f डोमेन का कन्वर्जन बताया था ना,
कि जब आप ओमेगा डोमेन के वेव फॉर्म को एफ डोमेन के वेव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इम्पल्स के वेट को कितने से डिवाइड करना पड़ता है, 2 पाई से। ओमेगा डोमेन में ड्रॉ करते तो प्लस माइनस ओमेगा नॉट पर क्या मिलते हैं, इम्पल्सेस। वेट कितना होता, पाई, तो वेट पाई को 2 पाई से डिवाइड करते तो न्यू वेट कितना आता, 1/2। बाय द वे वेट से यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। अब एम ऑफ टी को हमने पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन से सैंपल किया। सो सिग्नल सी टी इज़ पीरियोडिकल इम्पल्स ट्रेन समेशन डेल्टा टी माइनस एन टी एस, रेंज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। तो हमने एम ऑफ टी को सैम्पलर से पास किया और सैम्पलर का फंक्शन क्या है, पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन सी ऑफ टी। अब जो भी आउटपुट आया वो एस ऑफ टी है। हमें सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने का रूल मैंने आपको पहले ही बताया है। ओके, सैम्पल्ड सिग्नल स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने का रूल बहुत ही सिंपल है। सिग्नल का जो भी स्पेक्ट्रम है इसको सैम्पलिंग रेट एफएस से क्या करना है, रिपीट, और जो भी एम्पलीट्यूड या वेट है उसको किससे डिवाइड करना है, टीएस से। बट यहाँ हम लोग वेट या एम्पलीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सैम्पल सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स आएंगे हमें ये कैलकुलेट करना है। मतलब कैलकुलेशन क्या एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, नहीं, तो कैलकुलेशन किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, 0 fs, then 2 fs and so on. LHS side minus fs minus 2 fs and so on. अब सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करूँगा, ये जो 2 इम्पल्स का पैटर्न है इसी को सैम्पलिंग रेट fs से क्या करना है, रिपीट। तो पहले 2 इम्पल्स का पैटर्न 0 पर सेंटर्ड होगा, फिर किधर से सेंटर्ड होगा, fs पर सेंटर्ड होगा, फिर किधर सेंटर्ड होगा, 2 fs पर सेंटर्ड होगा एंड सो ऑन। इसी तरह LHS साइड किधर सेंटर्ड होगा, माइनस fs पर, फिर किधर सेंटर्ड होगा, माइनस 2 fs पर एंड सो ऑन। तो सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम कुछ इस फॉर्म में है। फिर 2 इम्पल्स का पैटर्न fs पर सेंटर्ड है, फिर 2 इम्पल्स का पैटर्न 2 fs पर सेंटर्ड है, फिर किधर सेंटर्ड है, माइनस fs पर, फिर किधर सेंटर्ड है, माइनस 2 fs पर। ऐसे कितने नंबर ऑफ इम्पल्सेज फ्रीक्वेंसी डोमेन में होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इम्पल्सेज। हाँ, इम्पल्स के वेट को किससे डिवाइड करते हैं, टीएस से। इम्पल्स का वेट कितना है, 1/2, और सैम्पल सिग्नल स्पेक्ट्रम में सिग्नल के एम्पलीट्यूड या वेट को कितने से डिवाइड करते हैं, टीएस से। तो अगर इधर लिखना होता तो मैं क्या लिखता, 1/2 टीएस। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी लोकेशंस लिखने हैं, तो इसको लिखूंगा माइनस f0, पॉजिटिव इम्पल्स को प्लस f0, तो दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, प्लस माइनस f0। इन दोनों को भी एक साथ लिख देता हूँ, fs प्लस माइनस f0। इन दोनों को भी एक साथ लिख देता हूँ, 2fs प्लस माइनस f0। LHS साइड अगर आप लिखते तो आप क्या लिखते, माइनस fs प्लस माइनस f0। इन दोनों इम्पल्सेस को मैं क्या लिखता, माइनस 2fs प्लस माइनस f0 एंड सो ऑन। अब लोकेशंस क्या है वो लिखते चलो। सो राइट डाउन फ्रीक्वेंसी components, frequency components present in, frequency components present in sample signal spectrum S of f। तो मैं इधर से देख करके लिखूँगा, तो मैं क्या लिखता, f0, फिर fs प्लस माइनस f0, फिर क्या लिखता, 2fs प्लस माइनस f0 एंड सो ऑन। मैंने पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ही लिखा है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी अवेलेबल होगा। कैलकुलेशन जो एग्ज़ाम में आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए ही आता है। ओके, बाय द वे अगर कोई पूछे कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अवेलेबल है कि नहीं, बिल्कुल अवेलेबल है, गारंटीड अवेलेबल है। तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या है, माइनस f0।
यहाँ जो भी पॉजिटिव मैं लिख रहा हूँ इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट भी अवेलेबल है। तो जैसे मैंने इधर लिखा एफ नॉट तो माइनस एफ नॉट भी है, इधर लिखा एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट तो नेगेटिव साइड माइनस एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट भी है। पॉजिटिव में लिखा टू एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट तो नेगेटिव साइड माइनस टू एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट भी है। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक जनरल फार्मूला बना लो, एन एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट वेयर एन इज एन इंटीजर। ओके, अब अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को इंक्लूड करना है तो एन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर लिखो। तो एन को आप लिखते 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। रिज़ल्ट आपको क्या रखना है कि जब किसी साइनोसाइड को आप एफ एस के रेट से सैंपल करोगे तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे एन एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट फॉर्मूले से। सो दिस रिज़ल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस्ड ESE में और गेट दोनों में ऑब्जेक्टिव्स फ्रीक्वेंटली आते हैं। अब ये तो आपने देख लिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखता हूँ वर्कबुक से। तो वर्कबुक को ओपन कर लेना। वर्कबुक में चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 20। ओके, फ्रॉम वर्कबुक चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर इज़ 20। मैं इधर लिख रहा हूँ a signal xt and xt is 2 cos 400 pi t plus 6 cos 640 pi t, 6 cos 640 pi t. Okay, is sampled with a frequency. So sampling frequency is given and it is 500 Hertz. If the sampled signal is passed through an LPF with unity gain and cutoff frequency is 400 Hertz. तो बताना है कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आउटपुट में अवेलेबल होंगे। सो लो पास फिल्टर आउटपुट विल हैव विच फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। अगर ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ड्रॉ करो तो पहले x ऑफ t को पास करना है सैम्पलर से। ओके, सैम्पलिंग रेट इज़ गिवन 500 Hertz. Output of sampler is S of t or sampled signal. Then we have to pass through a low pass filter, and for low pass filter cutoff frequency is given which is 400 Hertz, and we have to find out frequency components present in the output. ठीक है, ओके। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ इस तरह कैलकुलेशन करना है। जो साइनोसाइड के लिए आपने फॉर्मूला लिखा है कि एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का साइनोसाइड एफ एस रेट से सैंपल होगा तो सैम्पलर आउटपुट में कंपोनेंट्स मिलेंगे एन एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट। तो हमें यही फार्मूला 2 बार यूज़ करना है। एक बार फर्स्ट टर्म के लिए, सपोज f1 इज़ हाउ मच 200 Hertz एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f2 कितना है 320 Hertz। ओके, ओमेगा में गिवन है तो कितने से डिवाइड कर लो 2 पाई से। तो फर्स्ट का नोटेशन मैंने f1 अज्यूम कर लिया और सेकेंड फ्रीक्वेंसी का नोटेशन f2। ओके, तो जब आप fs रेट के सैम्पलर से सैंपल करोगे
तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होंगे अगर उसे आप लिखें तो एस ऑफ टी में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे एन एफ एस प्लस माइनस एफ वन से और एन एफ एस प्लस माइनस एफ टू से। मतलब ये दो टाइप के कंपोनेंट्स आएंगे। तो सेम फार्मूला एक बार एफ वन पे अप्लाई करो, वही फार्मूला दूसरी बार एफ टू पे अप्लाई करो और कैलकुलेट करके सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लो। फिर ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आएंगे उनमें से वही कंपोनेंट्स पास होंगे जो लेस देन 400 हर्ट्ज होंगे, क्योंकि लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 400 हर्ट्ज। ओके अब आपने इस फॉर्म में लिखा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स present in sampled signal spectrum S of f। S of f क्या है? S of t का सैम्पलर आउटपुट S of t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो मैं फार्मूला क्या लिखता? NFS प्लस माइनस F1। नेक्स्ट फार्मूला क्या लिखता? NFS प्लस माइनस F2। अब पहले NFS प्लस माइनस F1 के लिए लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखता? F1, फिर लिखूँगा FS प्लस माइनस F1, फिर लिखूँगा 2FS प्लस माइनस F1 एंड सो ऑन। इसी तरह F2 के लिए भी लिखो F2, फिर क्या लिखता? FS प्लस माइनस F2, फिर क्या लिखता? 2FS प्लस माइनस F2 एंड सो ऑन। ओके F1 कितना है 200, F2 कितना है 320। ठीक है, F1 कितना है 200। अच्छा FS कितना है? FS इज़ हाउ मच 500। तो यहाँ से क्या लिखता? 500 प्लस माइनस 200। 2FS कितना आता? 1000 प्लस माइनस 200 एंड सो ऑन। फिर F2 वाले से भी कैलकुलेट करना है। F2 कितना है 320। FS कितना है 500, तो 500 प्लस माइनस 320। फिर क्या लिखता? 1000 प्लस माइनस 320 एंड सो ऑन, ऐसे लिखता। अब कंपोनेंट्स कैलकुलेट करो। तो आप क्या लिखते? फर्स्ट रो से मैं क्या लिखता? 200, 300, 700, फिर 800, फिर 1200 एंड सो ऑन। फिर ये जो सेकेंड रो है इससे मैं क्या लिखता? 320, फिर इधर से क्या लिखता? 180। तो 500 माइनस 320 कितना? 180। ठीक है, ओके। फिर 500 प्लस 320 कितना? 820 एंड सो ऑन। इसके बाद भी आएंगे बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 400 हर्ट्ज। तो लेस देन 400 हर्ट्ज कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? लेस देन 400 हर्ट्ज only 4 components are available, 200, 300, 320 and 180। so output of low pass filter। तो ऐसे लिख देता हूँ frequency components present in the low pass filter output। तो लो पास फिल्टर आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं? 180 हर्ट्ज, देन 200 हर्ट्ज, देन 300 हर्ट्ज, देन 320 हर्ट्ज। बाकी चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच होगा। ठीक है निकी बेटा, आपका आंसर करेक्ट है। ऋषभ यादव, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? ऑप्शन सी। चलो आपने ये भी देख लिया। ओके, साइनोसाइड के सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन वर्कबुक से सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
So let us solve from chapter 5 question number 17. Okay. क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, एक ब्लॉक डायग्राम है, कुछ इस फॉर्म में x1 t एंड x2 t, फिर x1 t और x2 t, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई. सपोज आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर इज p of t. So what is p of t? p of t is x1 t into x2 t. मल्टीप्लायर के आउटपुट को किससे पास करना है, LTI सिस्टम से. इम्पल्स रिस्पॉन्स है e⁻² मॉडुलस ऑफ t. So h of t is representing impulse response of LTI system. Output of LTI system is the signal yt. Okay. Fourier transform for x1t is given. Fourier transform for x2t is also given. x1 omega with respect to omega is given, and x2 omega with respect to omega is also given. x1 ओमेगा में स्पेक्ट्रम कुछ इस फॉर्म में है, -b1 से b1 तक एक्सटेंशन है, और x2 ओमेगा में ट्रायंगुलर फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक्सटेंशन इज़ -b2 से b2 तक. और हमें करना क्या है, मिनिमम सैम्पलिंग रेट टू सैम्पल yt. So we have to calculate omega Nyquist for output yt. तो हमें आउटपुट yt का क्या कैलकुलेट करना है, Nyquist रेट.
निक्की बेटा आपका आंसर करेक्ट है, निक्की ने करेक्ट आंसर किया है। और किसी ने? अंशिका बेटा प्लीज़ चेक योर आंसर। ऋषभ योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी 2 × B1 + B2। इसको इस तरह सॉल्व करो। ओके, सो व्हाट इज P ऑफ T? P ऑफ T इज x1t × x2t। ओके, आप इस पर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो तो आप लिखते P ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/2 पाई x1 ओमेगा कन्वोल्यूशन विथ x2 ओमेगा। याद पहुँच गए? मतलब P ऑफ ओमेगा चाहिए तो x1 ओमेगा x2 ओमेगा इन दोनों को क्या करो, कन्वॉल्व करके 2 पाई से डिवाइड कर लो। क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है तो अपने को एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, तो 2 पाई से डिवाइड करो या नहीं डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं क्या ड्रॉ करूँगा, P ऑफ ओमेगा। तो P ऑफ ओमेगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, P ऑफ ओमेगा ओमेगा के रेस्पेक्ट में। तो इन दोनों को क्या करना है, कन्वॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट शेप क्या आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम है, बट इतना तो मालूम है कि स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पर होगा। एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को ऐड करो तो कन्वोल्यूशन स्टार्ट होगा माइनस इन ब्रैकेट B1 + B2 से। इन दोनों के एंड पॉइंट्स को ऐड करो तो कन्वोल्यूशन एंड होगा B1 + B2 पर। तो P ऑफ ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा, इसमें मैं किसी भी शेप का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर देता हूँ। रेंज क्या लिखूँगा, माइनस B1 + B2 से कहाँ तक, B1 + B2 तक। ओके, अच्छा, अब इसके बाद सिस्टम आउटपुट YT चाहिए। कैसे मिलेगा, P ऑफ T कन्वोल्यूशन विथ H ऑफ T से। तो करना क्या होगा, P ऑफ T को किससे कन्वॉल्व करो, H ऑफ T से। LTI सिस्टम का आउटपुट कैसे मिलता है, कन्वोल्यूशन से। तो इनपुट को इम्पल्स रिस्पॉन्स से क्या करता, कन्वॉल्व। अब इस पर क्या अप्लाई कर दो, फूरियर। तो वाई ओमेगा आप क्या लिखते, P ऑफ ओमेगा इंटू H ऑफ ओमेगा। तो P ऑफ ओमेगा हमने ड्रॉ कर लिया है, अब क्या ड्रॉ करना है, H ऑफ ओमेगा। फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो वेव फॉर्म किसका मिलेगा, वाई ऑफ ओमेगा का। फिर वाई ऑफ ओमेगा में जा कर के हम लोग देख लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है। जो भी वाई ओमेगा का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट होगा उसको डबल कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, H ऑफ ओमेगा लिखना है, या तो होगा e⁻⁻a मॉडुलस ऑफ t। फोरियर आप लिखते हैं 2a/a² + ओमेगा²। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 2। तो फॉर्मूले से आप लिखते हैं 4/4 + ओमेगा²।
अब इसके बाद एच ऑफ ओमेगा को क्या करना है, ड्रॉ, एच ऑफ ओमेगा ओमेगा के अगेंस्ट। ओके, तो वेव फॉर्म है एच ऑफ ओमेगा ओमेगा के अगेंस्ट, फिर लास्ट वेव फॉर्म होगा वाई ओमेगा ओमेगा के अगेंस्ट। ओके, एच ऑफ ओमेगा ड्रॉ करना है, मतलब 4/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ड्रॉ करना है। बहुत आसान है, ओमेगा को 0 पुट करो, 4/4 कितना आया 1, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पर कितना आया 1। ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करो, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब एच ऑफ ओमेगा इवन फंक्शन है, तो वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ओके, फिर ओमेगा को इन्फानाइट पुट करो तो 0 हो जाएगा, मतलब दोनों साइड ट्रांसफॉर्म डिक्रीज होगा, डिक्रीज होकर के फाइनली ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस इन्फानाइट पर कितना हो जाएगा 0। मैक्सिमम वैल्यू किधर आएगी, 0 फ्रीक्वेंसी पर, जो कि कितनी है 1, तो ये डिक्रीज़ होगा, दोनों साइड क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन किस रेंज में मिलेगा, बी माइनस B1 प्लस B2 से B1 प्लस B2 रेंज में, तो रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम कुछ इस रेंज में आएगा, कुछ ऐसा आएगा, जो माइनस B1 प्लस B2 से स्टार्ट होगा, एंड किधर होगा, B1 प्लस B2 पर, ये लिखूँगा ना। तो जो P ऑफ ओमेगा का एक्सटेंशन है वही Y ऑफ ओमेगा का एक्सटेंशन है। हाँ, ज़रूर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो शेप चेंज होगा, बट यहाँ हमें शेप से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि Y ऑफ ओमेगा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, और जो कि कितनी है B1 प्लस B2। तो Y ऑफ ओमेगा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना आया, B1 प्लस B2। तो Y ऑफ ओमेगा का नेक्विस्ट रेट लिखना है, तो मैं क्या लिखता, ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम, तो आंसर क्या लिखता, 2 इंटू B1 प्लस B2। समझ में आया होगा, मतलब सैम्पलिंग थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हो सकता है LTI सिस्टम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो अदर टॉपिक्स का भी हेल्प लेना पड़ता है। चलो, अब इसके बाद लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग का। Last part of sampling is write down band pass sampling. Band pass sampling. Okay, band pass sampling. Okay. Suppose there is a band pass signal m of t. Meaning of band pass signal is spectrum will have two frequencies, one will be lower cutoff frequency and other will be higher cutoff frequency, m of f with respect to f। मतलब स्पेक्ट्रम में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगा और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगा, तो LHS में लिखूँगा -FL एंड -FH। ओके, what is the bandwidth of signal, bandwidth of signal is FH minus FL। ओके, तो बैंड पास सिग्नल का मतलब है स्पेक्ट्रम में दो कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज होंगे, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, FL एंड FH। यहाँ जो मैं बैंडविड्थ यूज़ कर रहा हूँ ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज़ के लिए लिखा गया है, मतलब इधर जो मैं फॉर्मूला लिखूँगा मिनिमम सैम्पलिंग रेट का, उसमें जो बैंडविड्थ लिखूँगा वो कैसे मिलेगा, FH माइनस FL से। कम्युनिकेशन सिस्टम आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिफरेंट तरह से बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का स्कीम हम लोग पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को हम लोग डील कर रहे हैं। ओके, कहीं आप पढ़ोगे लाइक नेटवर्क में 3 dB फ्रिक्वेंसी या 3 dB बैंडविड्थ कैलकुलेट करोगे तो वो डिफरेंट है। फिर कहीं कहीं देखोगे डबल साइडेड बैंडविड्थ तो वो डिफरेंट है। डबल साइडेड बैंडविड्थ में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों के बैंडविड्थ को क्या कर देते हैं, ऐड। इसी सिग्नल का अगर डबल साइडेड बैंडविड्थ लिखना पड़ता तो क्या करता, 2 इंटू FH माइनस FL लिखता,
और कहीं कहीं देखोगे तो सिंगल साइडेड बैंडविड्थ को यूज़ करते हैं। सिंगल साइडेड बैंडविड्थ का मतलब है बैंडविड्थ फॉर पासिंग ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा मॉड्यूलेटर पढ़ रहे हैं, कौन सा स्कीम पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हो या फिर नेटवर्क पढ़ रहे हो। कहीं 3 dB बैंडविड्थ यूज़ किया जाता है, कहीं सिंगल साइडेड बैंडविड्थ यूज़ किया जाता है, कहीं डबल साइडेड बैंडविड्थ यूज़ किया जाता है। किसी फॉर्मूले में कौन सा बैंडविड्थ यूज़ करना है ये पहले ही डिफाइंड होता है। मैं जो अभी फार्मूला यूज़ करूँगा इसमें कौन सा बैंडविड्थ यूज़ करूँगा, सिंगल साइडेड बैंडविड्थ, जो ऑलवेज कैसे कैलकुलेट होता है, FH माइनस FL से। ओके, फार्मूला लिख रहा हूँ मैं। मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर बैंड पास सिग्नल इज गिवन बाय फार्मूला 2FH अपॉन बैंडविड्थ, 2FH अपॉन K, 2FH अपॉन K, where K is representing greatest integer value. K represents greatest integer value which is less than or equal to FH upon bandwidth। ठीक है, तो अगर बैंड पास टाइप का सिग्नल है और उसके लिए मिनिमम सैम्पलिंग रेट कैलकुलेट करना है तो फार्मूला डिफरेंट है। फार्मूला क्या है, 2FH अपॉन K। यहाँ K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, जो किस रेशियो से डिवाइड होगा, FH अपॉन बैंडविड्थ रेशियो से डिसाइड होगा। तो आपने जो इसके पहले पढ़ा था, बैंड पास सैम्पलिंग के पहले पढ़ा था, वो लो पास सैम्पलिंग थ्योरम था। उसमें हम लोग बस केवल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल का कंसिडर करते थे। वहाँ बस केवल क्या कैलकुलेट करते थे, न्यूक्विस्ट रेट। एंड न्यूक्विस्ट रेट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, वेदर द सिग्नल इज़ लो पास सिग्नल टाइप और बैंड पास सिग्नल टाइप। न्यूक्विस्ट रेट किसी भी सिग्नल के लिए फिक्स्ड है, जो कैसे मिलता है, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। लेकिन अगर आपके सामने बैंड पास सिग्नल है और इसके लिए पूछा जाए कि मिनिमम सैम्पलिंग रेट किस तरह कैलकुलेट होगा, तो फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, मैं एक कैलकुलेशन करता हूँ, उस कैलकुलेशन से आपको समझ में आएगा कि न्यूक्विस्ट रेट और मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर बैंड पास सिग्नल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, और वहाँ ये भी समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम। जब लो पास सैम्पलिंग थ्योरम है ही, तो बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट है, ये अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज देयर इज ए सिग्नल m of t, for m of t lower cutoff frequency and higher cutoff frequency, FL is 89 kilohertz and FH is 99 kilohertz। ठीक है, हमें क्या करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट, कैलकुलेट न्यूक्विस्ट रेट फॉर द गिवन सिग्नल। सेकेंड, कैलकुलेट मिनिमम सैम्पलिंग रेट फॉर द सिग्नल। हमें इसी सिग्नल के लिए दो कैलकुलेशन करने हैं। कौन कौन से, न्यूक्विस्ट रेट भी कैलकुलेट करना है और मिनिमम सैम्पलिंग रेट भी कैलकुलेट करना है। अब एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन इधर ही करते हैं और दो पार्ट में करेंगे। लेफ़्ट साइड में लो पास सैम्पलिंग थ्योरम से न्यूक्विस्ट रेट कैलकुलेट करूँगा, राइट साइड में बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम से मिनिमम सैम्पलिंग रेट कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो पहले क्या कैलकुलेट करना है, न्यूक्विस्ट रेट। Nyquist rate is always given by formula twice of maximum frequency component of signal। तो जो भी सिग्नल है उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, Nyquist रेट। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 99, तो मैं क्या लिखता, 2 × 99,
तो कितना आया 198 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। ट्रांसमीटर साइड एंड रिसीवर साइड, ओके, TX इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमीटर एंड RX इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिसीवर, ठीक है। ट्रांसमीटर साइड हमने क्या यूज़ किया, सैम्पलर। सैम्पलर ने क्या किया, सिग्नल m ऑफ t को सैम्पल किया तो सैम्पल्ड सिग्नल s ऑफ t प्रोड्यूस हुआ। और सपोज़ सैम्पलिंग रेट मैंने यूज़ कर लिया नेक्विस्ट रेट के इक्वल, तो मैंने किस रेट से सैम्पल कर दिया 198 किलोहर्ट्ज़ से। अच्छा, रिसीवर साइड कौन सा फ़िल्टर यूज़ करूँगा, लो पास फ़िल्टर। तो लो पास फ़िल्टर ने क्या किया, सैम्पल्ड सिग्नल s ऑफ t से ओरिजिनल सिग्नल m ऑफ t को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर लो पास सैम्पलिंग थ्योरम से इसी बैंड पास सिग्नल को ट्रीट करते एज ए लो पास सिग्नल और कैलकुलेट करते नेक्विस्ट रेट, तो वैल्यू कितना आता। और रिसीवर साइड, रिसीवर कैसा यूज़ करते, लो पास फिल्टर यूज़ करते। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज है, अब हमें यही कैलकुलेशन किसके लिए करना है, बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम से। तो बैंड पास सैम्पलिंग थ्योरम में पहले हमें क्या चाहिए, बैंडविड्थ। फॉर्मूला क्या है, FH माइनस FL। FH कितना है 99, FL कितना है 89, कितना आया 10 किलोहर्ट्ज़, कितना आया 10 किलोहर्ट्ज़। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम सैम्पलिंग रेट, ओके। तो FH मिनिमम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 2FH अपॉन K। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, K, ओके। So what is K? K is greatest integer value, greatest integer value less than or equal to FH upon bandwidth। FH कितना है 99, bandwidth कितना आया 10, ओके। तो मैं क्या लिखता 9.9, लेकिन हमें क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो 9.9 से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 9। आपको याद है ना, गिवन नंबर से जस्ट स्मॉलर इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो 9.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है 9। तो k का वैल्यू कितना 9। तो 2 इंटू FH डिवाइडेड बाई k कितना आया 9। तो 2 इंटू 11, आंसर कितना आया 22 किलोहर्ट्ज़, ओके। अब यहाँ पर सिनेरियो देखते हैं कि इधर क्या हुआ। यहाँ भी ड्रॉ करो ट्रांसमीटर साइड, फिर क्या ड्रॉ करो रिसीवर साइड, और दोनों साइड का सिनेरियो देखते हैं कि हो क्या रहा है, ओके। तो ट्रांसमीटर साइड फिर से हमने क्या यूज़ किया, सैम्पलर। अच्छा, अभी सैम्पलर ने सिग्नल m ऑफ t को सैम्पल किया तो सिग्नल कौन सा प्रोड्यूस हुआ, s ऑफ t। इस बार ही हमने सैम्पलिंग के लिए सैम्पलिंग रेट कौन सा यूज़ किया, 22 किलोहर्ट्ज़, 22 किलोहर्ट्ज़। अब रिसीवर साइड क्या यूज़ करना पड़ेगा, फ़िल्टर। अगर बैंड पास सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो तो रिसीवर का फ़िल्टर चेंज करो और रिसीवर पर कौन सा फ़िल्टर यूज़ करो, बैंड पास फ़िल्टर। तो एक डिफरेंस तो आपको दिख गया। इधर कौन सा फ़िल्टर यूज़ होता है, लो पास फ़िल्टर। यहाँ कौन सा फ़िल्टर यूज़ होता है, बैंड पास फ़िल्टर। बैंड पास फ़िल्टर सैम्पल्ड सिग्नल से किसे रिप्रोड्यूस करेगा, ओरिजिनल सिग्नल m ऑफ t को रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब दोनों ही तरह से सैम्पल भी हो रहा है और सिग्नल की रिकवरी भी हो रही है। एक चीज़ देखना, दोनों ही मेथड से सैम्पलिंग भी हो रहा है और फाइनली रिकवरी किसकी हो जा रही है, m ऑफ t की रिकवरी हो जा रही है। तो सवाल ये है कि जब सैम्पल भी हो रहा है, रिकवरी भी हो रही है, तो जब हमें फर्स्ट मेथड मालूम ही था तो सेकंड मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है। पॉइंट समझ में आया कि जब फर्स्ट मेथड से भी सैम्पल भी हो रहा है, रिकवरी भी हो रही है, मतलब कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्जन भी हो रहा है और डिस्क्रीट सैंपल से सिग्नल भी रिकवर हो रहा है, तो बैंड पास सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, ओके। तो अब इसको समझाने के लिए मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पॉइंट यूज़ करूँगा।
तो वापस से किस सब्जेक्ट का पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन टॉपिक का। डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे से मत एक्सपेक्ट करना कि कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट में डील करूंगा, वो नहीं डील करूंगा, बस केवल एक शॉर्ट पॉइंट में बता रहा हूँ। पॉइंट कुछ ऐसा है, bandwidth required for transmission of output of PCM. What is PCM? PCM is pulse code modulator. ओके, PCM मैंने शॉर्ट फॉर्म में कल आपको बताया भी था कि इसमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें पहला ब्लॉक होगा सैम्पलर, दूसरा ब्लॉक होगा क्वांटाइज़र, थर्ड ब्लॉक होगा एनकोडर। तो एनकोडर का जो बाइनरी आउटपुट है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, दैट बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू सैम्पलिंग रेट। बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन, व्हाट इज टी फॉर ट्रांसमिशन। तो PCM का जो बाइनरी आउटपुट है उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सैम्पलिंग रेट के। तो अभी आप खुद सोचो, अगर सैम्पलिंग रेट बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ बढ़ना डिज़ायरेबल है क्या, नहीं। हम लोग किसी भी मॉड्यूलेशन स्कीम में चाहते हैं कि कम से कम बैंडविड्थ पर कंप्लीट ट्रांसमिशन हो जाए, क्योंकि कम से कम बैंडविड्थ पर कंप्लीट ट्रांसमिशन करोगे तो बैंडविड्थ सेव होगा, और बैंडविड्थ काफ़ी कॉस्टली होता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से कम्युनिकेशन की जो कंपनीज़ हैं लाइक एयरटेल है, वोडाफोन है, इन्हें ख़रीदना पड़ता है, करोड़ों के करोड़ों, अरबों के अरबों पैसे खर्च होते हैं, तब बैंडविड्थ परचेज़ होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से, ठीक है। तो बैंडविड्थ को सेव करना है, तो ट्रांसमिशन कम से कम बैंडविड्थ पर होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्पस क्या है कि सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए हमें बैंडविड्थ कम से कम देना चाहिए, सो दैट कि सिग्नल भी ट्रांसमिट हो जाए और बैंडविड्थ भी सेव हो जाए। अब आप देखो, हमने क्या देखा कि इन दोनों मेथड से सैम्पलिंग भी हो रहा है, सिग्नल की रिकवरी भी हो रही है, ओके। लेकिन वही स्कीम ज़्यादा एफिशिएंट होगा जिसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम होगी, ओके। अब आप खुद सोचो, आप अगर कंपेयर करके देखो तो बैंड पास सैम्पलिंग में सैम्पलिंग रेट कितना आया था, 22 किलोहर्ट्ज़, और लो पास सैम्पलिंग में सैम्पलिंग रेट कितना आया, 198 किलोहर्ट्ज़ आया है ना। यहाँ भी मैंने लिखा है, तो आप ये बताओ 22 से 198 आओगे तो ये कितने टाइम्स सैम्पलिंग रेट बढ़ा, 9 टाइम्स सैम्पलिंग रेट बढ़ गया। अब अगर 9 टाइम्स सैम्पलिंग रेट बढ़ गया तो बैंडविड्थ भी बेटा कितने टाइम्स बढ़ा है, 9 टाइम्स बैंडविड्थ बढ़ा है। अब इतने बड़े बैंडविड्थ पे एक छोटा सा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, और वही छोटा सा सिग्नल आप इसके थ्रू भी तो ट्रांसमिट कर सकते हो। यहाँ 9 टाइम्स बैंडविड्थ बच रहा है, बट यहाँ 9 टाइम्स बैंडविड्थ वेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें बस केवल 22 किलोहर्ट्ज़ पे ही काम का सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। बाकी का जो बैंडविड्थ है वो अननेसेसरी ट्रांसमिट, हम लोग अननेसेसरी उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ से लॉजिक क्या आया, लॉजिक कुछ ऐसा है कि ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ कम से कम प्रोवाइड करना चाहिए, सो दैट कि जो रिमेनिंग बैंडविड्थ है वो अदर सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो जाए। इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। डिफरेंट बैंडविड्थ में पूरे स्पेक्ट्रम को डिवाइड करके हर एक छोटे छोटे बैंडविड्थ पे डिफरेंट सिग्नल का ट्रांसमिशन, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में। तो मैंने बस कल इतना बताया कि सैम्पल इन दोनों मेथड्स में सैम्पलिंग भी हो रहा है, सिग्नल की रिकवरी भी हो रही है, बट इन दोनों में बैंड पास सिग्नल के लिए, किस टाइप के सिग्नल के लिए, बैंड पास सिग्नल के लिए वो स्कीम ज़्यादा इफेक्टिव है जिसमें ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम होगी। और ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट तब कम होगी जब सैम्पलिंग रेट क्या होगा, कम होगा। और सैम्पलिंग रेट कम किधर मिलता है, बैंड पास सैम्पलिंग में। पॉइंट समझ में आ गया? सो व्हाट इज़ दी
purpose of band pass sampling, it reduces bandwidth required for transmission of band pass signal. तो बैंड पास सैम्पलिंग का पर्पस क्या है, ये करता क्या है, बैंडविड्थ को रिड्यूस करता है। लेकिन किस टाइप के सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को रिड्यूस करेगा, बैंड पास टाइप के सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को रिड्यूस करेगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, राइट डाउन बैंड पास सैम्पलिंग, बैंड पास सैम्पलिंग, बैंड पास सैम्पलिंग reduces bandwidth, reduces bandwidth required for, reduces bandwidth required for transmission of, required for transmission of band pass signal, transmission of बैंड पास सिग्नल। बाय द वे एग्ज़ाम में ये सब आता है क्या, ये जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये जो कहानी बता रहा हूँ कि बैंड पास सैम्पलिंग क्यों यूज़ करते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है क्या, नहीं आता है। एग्ज़ाम में बस केवल क्या आता है, ये जो न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया है कि कोई बैंड पास सिग्नल गिवन होगा, हो सकता है उस सिग्नल में मिनिमम सैम्पलिंग रेट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो फॉर्मूला आपके सामने है, कैलकुलेट कर लेना। और उसी सिग्नल के लिए कहा जाए कि नेक्विस्ट रेट कैलकुलेट करो, तो नेक्विस्ट रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला तो फिक्स है ना। अब चाहे लो पास है या बैंड पास है, सबके लिए नेक्विस्ट रेट कैलकुलेट होगा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल से। अच्छा, अब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मेडी जी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो उस मीटिंग में मुझे जाना है। आपको जो डाउट पूछना है फटाफट पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, और बचा हुआ जो डाउट है फिर वो कल के क्लास में मैं लूँगा, ठीक है। 3 बजे से मीटिंग है तो 10 मिनट्स है, फटाफट आप डाउट पूछ लो, मैं बता देता हूँ। पनीत बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में, पनीत बेटा आप क्वेश्चन से कोई कंक्लूज़न मत निकालो। आप जो क्वेश्चन से कंक्लूज़न निकाल रहे हैं ना, वो रॉन्ग होगा, ओके। तो क्वेश्चन को देख करके कंक्लूज़न मत निकालो, वो कहीं करेक्ट हो जाएगा, कहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि वो कंक्लूज़न यूनिवर्सल नहीं है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है कि एफ एस मिनिमम 20 होगा, एक बार देख लेता हूँ मैं। एफ एस मिनिमम 20 होगा, एक बार देख लेता हूँ मैं। बैंड पास में एक बार देख लेता हूँ, ओके, मैं देख लेता हूँ। तो 99 माइनस 89 कितना आया, 10 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो के कैलकुलेट करोगे एफ एच अपॉन बैंडविड्थ से, ओके। तो एफ एच कितना है 99, बैंडविड्थ कितना है 10, तो कितना आया 9.9, ओके। अच्छा, अब 9.9 के लिए हमें क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। गिवन नंबर से जो जस्ट स्मॉलर इंटीजर है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो 9.9 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 9। अप्रॉक्सीमेशन नहीं कि 10 लिखना है, उसे जस्ट छोटा इंटीजर लिखना है। तो के का वैल्यू कितना, 9। फॉर्मूला क्या यूज़ करते, 2FH बाई के, सो 2 इंटू 99 बाई 9। अब 9 से 99 कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होता, 11 टाइम्स में कैंसिल आउट होता। तो 2 इंटू 11 आंसर कितना आता, 22 किलो हर्ट्ज, ओके। तो जिन बच्चों ने 20 लिखा है प्लीज़ आप अपने आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर कितना आएगा 22 किलो हर्ट्ज। हाँ, सैम्पलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सैम्पलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। सागर बेटा, मुझे नहीं मालूम है कि मेजरमेंट की जगह कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लीज़ आस्क दी मैनेजमेंट, ओके। अभिषेक बेटा, सैम्पलिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
बाकी निकी बेटा आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या करना है, इसमें आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन करो, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप पहले इन्वर्स आपको लिखना है। तो इन्वर्स आपको वैसा लिखना है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि सेम सिग्नल का फूरियर भी एग्जिस्ट करता है, मतलब जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको फूरियर में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ऐसा आरओसी सेलेक्ट करो जिसमें जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो जाए। निक्की बेटा यहाँ से जो दो पोल्स आएंगे उन दो पोल्स से पहले एक स्ट्रिप टाइप का आरओसी सेलेक्ट करो जिसमें जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड हो जाए। और क्योंकि वो स्ट्रिप टाइप का आरओसी होगा तो एक टर्म का इन्वर्स राइट लिखना होगा तो दूसरे टर्म का इन्वर्स लेफ़्ट लिखना होगा, सो दैट कि बोथ साइडेड टाइप का सिग्नल मिले। इसलिए 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कल का क्लास टाइमिंग सेम है, कल 1 to 5 ही होगा। कल की क्लास टाइमिंग 1 to 5 PM है। वैसे कल कोई मीटिंग वीटिंग है नहीं, कल मैं आराम से क्लास लूँगा 1 to 5 PM में। विश्वा ने बोला सर आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इक्वेशन लिखाया है वही गार्ड बैंड है और वो ओवर सैम्पलिंग से बचने के लिए है ना? कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे इक्वेशन जो लिखाया है, इक्वेशन कहाँ लिखाया है मैंने? यहाँ गार्ड बैंड इन सब का मैं टर्म ही नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो विश्वा बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो आप? वो जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाया था वहाँ बस केवल सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन था और उसे क्या करना था, सॉल्व करना था। एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ मैंने लिखाया था, इसके बाद वाले में था। इसके बाद था, मतलब इसी में ऊपर है। ये जो लिखाया है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नया सिग्नल है जो साइनसोइडल टाइप का है। इसको आपने पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन से सैंपल किया तो सैंपल सिग्नल में कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने लिखा था। या मैंने कोई गार्ड बैंड ये सब टर्म यूज़ ही नहीं किया है। क्यों ये सब अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हो? फंसोगे डूबोगे तो मुझे मत बोलना, ठीक है? अगर एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का साइनोसाइड, एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का साइन है कॉस है दोनों के लिए, एफ नॉट फ्रिक्वेंसी का साइनोसाइड अगर एफ एस रेट के सैम्पलर से सैंपल होगा तो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट होंगे एन एफ एस प्लस माइनस एफ नॉट फॉर्मूले से। इसको याद करके रखो। कैसे आया वो मैंने आपके सामने यहाँ डिटेल में बताया है। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ पर दो साइनोसाइड थे F1 और इसमें F2 फ्रिक्वेंसी भी है, तो सेम फार्मूला F1 के लिए यूज़ करो, सेम फार्मूला F2 के लिए यूज़ करो और कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आ गए। आने के बाद इन सारे कंपोनेंट्स को लो पास फिल्टर से पास करना था जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी थी 400 हर्ट्ज। तो लेस देन 400 हर्ट्ज जो भी कंपोनेंट था वो फिल्टर से पास हो गया। सागर ने बोला सर सिग्नल सिस्टम और कितने दिन चलेगा सर? बेटा 1 वीक तो चलेगा मुझे लगता है। एक अंदाज़ा है 16 या 17 तक कंप्लीट होगा। चलो कल के क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन।